जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में हमने एक लेक्चर देख लिया था दोस्तों। तो ये आज दोस्तों मध्यकालीन भारत मिडिवल इंडिया का सेकंड है, जिसमें कि हम दोस्तों आप हेडिंग देख रहे होंगे क्षेत्रीय राज्यों को पढ़ेंगे कि मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्य मतलब मध्यकाल के समय में क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से पनपे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना, और कमेंट नहीं करा हो तो सॉरी दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों हेडिंग देख रहे होंगे आप क्षेत्रीय राज्य। तो इसमें दोस्तों असम के अहोम ये क्षेत्रीय राज्य है, इसमें देखते हैं। तो असम का इतिहास तिब्बतो बर्मन अर्थात चीनी तिब्बती, इंडो आर्यन और ऑस्ट्रो एशियाटिक संस्कृतियों के संगम के साथ साथ पूर्व पश्चिम और उत्तर के लोगों के इतिहास का संगम। अहोम उत्तरी बर्मा अर्थात क्या दोस्तों, वर्तमान के समय में ये क्या है, अहोम उत्तरी बर्मा ये म्यांमार है। तो दोस्तों अहोम उत्तरी बर्मा के मंगोलाइट जनजाति थी। अहोम उत्तरी बर्मा जो थी दोस्तों वो क्या थी, मंगोलाइट जनजाति थी, जो असम में 13वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करने में सफल रहे थे और समय के साथ हिंदू बन गए थे। असम नाम अहोम से ही लिया गया। उन्होंने भूया क्या होता है दोस्तों, जमींदारों। तो उन्होंने भूयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। अहोम राज्य वाद्य मजदूरी प्रथा पर निर्भर था, जिसे पाइकस कहा जाता था। प्रत्येक गांव को बारी बारी से पाइकस भेजने पड़ते थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष को युद्ध के दौरान राजाओं की सेना में सेवा प्रदान करना अनिवार्य होता था। अब देखते हैं दोस्तों भुरंजिसिस ये जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है अहोम भाषा में क्या बोलते हैं, भुरंजिस का अर्थ होता है प्राचीन लेखन। फिर है दोस्तों, मूल रूप से अहोम आदिवासी देवता की पूजा करते थे, लेकिन 17वीं ईस्वी तक उन्होंने हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया, परंतु वे अब भी अपनी आदिवासी संस्कृति का पालन करते थे। अहोम समाज को खेल या कबीले में बांटा गया था। चले दोस्तों अब देखते हैं गोंड को। गोंड विशाल वन भूमि में रहते थे, जिसे गोंडवाना कहा जाता था। अकबरनामा नामक पुस्तक में गोंड राज्य का उल्लेख कटंग नामक स्थान पर हुआ है। राज्य निम्नवत विभाजित था दोस्तों। देखते हैं तो राज्य कैसा विभाजित था दोस्तों, गढ़ है ना, गढ़ पहला, सेकंड है 84 क्या होते थे दोस्तों, गढ़ के नीचे 84 गांवों की इकाई, इनको बोलते थे 84। और बाहोट थर्ड है दोस्तों। थर्ड विभाजन क्या है, बाहोट क्या होता था दोस्तों तो 84 का 12 गांव में विभाजन, इसको बाहोट कहते थे। प्रसिद्ध रानी क्या थी दोस्तों, रानी दुर्गावती इसी राजवंश से ताल्लुक रखती थी। कौन से, गोंडों से। अब देखते हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य, क्षेत्रीय राज्यों में उड़ीसा को देखते तो पूर्वी गंगा राजा भानुदेव चतुर्थ के मृत्यु के बाद गजपति राजवंश की स्थापना कपिलेंद्र देवा ने 1435 ईस्वी में की थी। गजपति का अर्थ होता है हाथियों की सेना वाला राजा। उड़ीसा राजवंश के राजा नरसिंह देव ने इस राजवंश के राजा नरसिंह देव ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया 15वीं सदी के मध्य में गजपति शासकों। तो दोस्तों कौन सा राजवंश है, गजपति राजवंश है ना, ध्यान में रखना, उड़ीसा राजवंश नहीं, गजपति राजवंश। 15वीं सदी के मध्य में गजपति शासकों का उदय हुआ था तथा उनके द्वारा लोधी काल के अंत तक उड़ीसा पर शासन किया था। अब देखते हैं दोस्तों मेवाड़ क्षेत्रीय राज्य है। मेवाड़ क्या है दोस्तों, मेवाड़ के बारे में। तो मेवाड़ या उदयपुर राज्य को मूल रूप से मेधापत कहा जाता था और समय के साथ मेघपत नाम मेवाड़ हो गया।
दिलचस्प बात यह है कि मेवाड़ के शासकों ने महाराजा क्या है दोस्तों, राजा के स्थान पर महाराणा का अर्थ क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री या संरक्षक शीर्षक का इस्तेमाल किया। राणा कुंभा दोस्तों 1433 से लेकर 1468 ईस्वी के सबसे प्रसिद्ध शासक थे राणा कुंभा मेवाड़ वंश के। राणा कुंभा ने संगीत प्रिया, सुदास प्रभुबंध, रसिक प्रिया, काम रास, राजार सितारा आदि पुस्तकें लिखी। राणा कुंभा ने अपनी विजय प्रतीक के रूप में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ अर्थात क्या दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। उन्होंने चित्तौड़ की किलेबंदी करवाई और अपने सात प्रवेश मार्ग वाले सड़क का निर्माण भी कराया। उन्हें संगीत शिरोमणि, राणा कुंभा क्या बोल रहे हैं हम, संगीत शिरोमणि के रूप में सराहा गया और संगीत राज के साथ साथ संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध जैसे अन्य कार्यों के शीर्षक से भारतीय संगीत पर एक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा। अब आता है दोस्तों कश्मीर, क्षेत्रीय राज्य को देखते कश्मीर। तो राज तरंगिणी, ये क्या है दोस्तों, एक पुस्तक है राज तरंगिणी, कल्हण ने लिखी है दोस्तों ये। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में कल्हण द्वारा लिखित कश्मीर का इतिहास दोस्तों किसमें, राज तरंगिणी पुस्तक में। तो दोस्तों कि इसमें क्या है, राज तरंगिणी में कहा गया है कि कश्मीर की घाटी पूर्व में एक झील थी भाई। कश्मीर की जो भी घाटी थी तो पहले क्या थी, झील थी। जैनुल आबेदीन कश्मीर के महानतम शासक थे। उन्हें कली शाह क्या है दोस्तों, एक महान सुल्तान है, कली शाह के नाम से भी जाना जाता है। कली शाह का अर्थ क्या है दोस्तों, महान सुल्तान, ध्यान में रखना। और कश्मीर के अकबर के रूप में भी प्रसिद्ध वे परोपकारी थे। कौन थे, जैनुल आबेदीन, कश्मीर का अकबर कहते हैं इनको। उदार और एक प्रबुद्ध शासक थे जैनुल आबेदीन। उन्होंने बांधों और नहरों को, जैनुल आबेदीन ने क्या करा दोस्तों, बांधों और नहरों का निर्माण करके कश्मीर के कृषि विकास में योगदान दिया और कृषि अभिलेखों के रखरखाव की शुरुआत की। जैनुल आबेदीन ने दोस्तों बुलर झील पर कृत्रिम द्वीप, क्या है दोस्तों, कृत्रिम द्वीप कौन सा बनवाया है, जेना लंका का भी निर्माण करवाया। ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज। राज तरंगिणी, महाभारत जैसे कई संस्कृत कार्यों का उनके अधीन फारसी में अनुवाद करवाया गया है ना। राज तरंगिणी हो गया, महाभारत, ऐसे कई संस्कृत जो भी पुस्तकें इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया जैनुल आबेदीन ने। 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और इसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। किसने दोस्तों, अकबर ने। अब है दोस्तों जौनपुर का सरकी राज्य क्षेत्र है दोस्तों, क्षेत्रीय राज। तो मलिक सरवर ने सरकी राजवंश की नींव रखी थी। ध्यान में रखना, मलिक सरवर ने। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, इनके एक दरबारी कवि थे। किसके थे दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मलिक सरवर के दरबारी कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। जौनपुर ने एक अलग वास्तुकला विकसित की जिसे वास्तुकला की सरकी शैली के रूप में जाना जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था। जौनपुर में वास्तुकला की शर्की शैली के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण अटाला मस्जिद है दोस्तों, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद। कहाँ है दोस्तों, ये जौनपुर में शर्की शैली के उदाहरण है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्या है, क्षेत्रीय राज्य समाप्त होता। अब दोस्तों अगली हेडिंग हम देखते विजयनगर साम्राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मतलब दक्षिण के क्षेत्र में है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, जो कि 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक रहा। अब इसमें डिटेल देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, ये कौन थे दोस्तों, हरिहर और बुक्का क्या थे, तो गुरु विद्यारण के आशीर्वाद से इन्होंने किया। हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर, पिता कौन था दोस्तों, इनका संगम नाम था पिता का।
तो संगम वंश की स्थापना की, पिता के नाम पर इन्होंने वंश स्थापित किया, जो मूल रूप से वारंगल के काकतीय शासकों के अधीन थे। संगम वंश किसके अधीन थे दोस्तों? वारंगल के काकतीय शासकों के। फिर दोस्तों बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी भाई हरि और बुक्का ने, और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम विजयनगर। विजयनगर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जीत का शहर रखा। प्रारंभिक विजयनगर शासक शैव होते थे, शैव के अनुयायी थे, अर्थात शिव के अनुयायी थे। विरूपाक्ष उनके कुल देवता थे, किसके? विजयनगर साम्राज्य के। बाद में वैष्णववाद के प्रभाव में आ गए, हालांकि शिव की पूजा भी की जाती रही। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में रायचूर दोआब कहाँ है दोस्तों? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच उपजाऊ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब। तुंगभद्रा दोआब कहाँ है दोस्तों? कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उपजाऊ क्षेत्र को तुंगभद्रा दोआब कहते हैं। और मराठवाड़ा को लेकर लगातार संघर्ष हुआ। मदुरई के सुल्तान दक्षिण में इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, किसके? विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का के, संगम वंश के। अब देखते हैं दोस्तों राम राय के शासनकाल के दौरान बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने उन्हें 1565 ईस्वी में तालीकोटा क्या है दोस्तों? राक्षी तंगड़ी या बनी हट्टी, इसको तालीकोटा के युद्ध को राक्षी तंगड़ी या बनी हट्टी भी कहते हैं। तो तालीकोटा की लड़ाई में पराजित किया। किसको किया दोस्तों? राम राय के शासन काल के दौरान। (1565) में हुआ था, ध्यान में रखना, तालीकोटा का युद्ध, जिसने विजयनगर साम्राज्य के अंत को सुनिश्चित किया दोस्तों। फिर है दोस्तों श्रीरंग तृतीय, विजयनगर के अंतिम शासक थे। 4 राजवंशों ने 1336 से लेकर 1672 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तो देखते हैं दोस्तों राजवंश में क्या क्या है। तो संगम वंश का शासन दोस्तों विजयनगर में 1336 से लेकर 1485 तक चला। अब विवरण देखते हैं दोस्तों कि संगम विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का इसी वंश के थे दोस्तों, किसके? संगम वंश के। उन्होंने दोस्तों 1334 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक शासन किया भाई। फिर आता है दोस्तों सलूब वंश। तो ये दोस्तों 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर रहे। नरसिंह, विवरण देखते हैं दोस्तों। तो नरसिंह द्वारा स्थापित सलूबा राजवंश, किसने स्थापना करी थी सलूब राजवंश की दोस्तों? तो नरसिंह ने करी थी। तो साम्राज्य के द्वितीय राजवंश के रूप में संगम राजवंश को स्थापित करता था। इसने 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने लगभग पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया, किसने? सलूब ने। अब आता है दोस्तों तुलुब राजवंश, जो कि तृतीय राजवंश है विजयनगर साम्राज्य में। 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक तुलुब राजवंश ने शासन किया। विवरण देखते हैं दोस्तों। तो वीर नरसिम्हा द्वारा स्थापित तुलुब तीसरा राजवंश था। किसने स्थापना करी तुलुब राजवंश की? तो वीर नरसिम्हा ने करी, ध्यान में रखना, जिसने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे दोस्तों? कृष्णदेव राय, इसी वंश के थे। तो कृष्णदेव राय दोस्तों जो प्रसिद्ध शासक थे वो किस वंश के थे? तुलुब वंश के, ध्यान में रखना। इसने 1491 से 1570 ईस्वी तक शासन किया। किसने दोस्तों? कृष्णदेव राय ने। अब है दोस्तों अराबीडू वंश। तो अराबीडू वंश जो है दोस्तों चतुर्थ वंश है विजयनगर साम्राज्य पर राज करने वाला। 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। विवरण है दोस्तों तिरुमल द्वारा स्थापित अराबीडू वंश
की स्थापना किसने करी थी? तिरुमल ने। तो तिरुमल द्वारा स्थापित अराबीडु दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था। चले दोस्तों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ शासक, इनको भी देख लेते हैं। तो प्रौढ़ देवराय को दोस्तों देवराय सेकंड भी कहते हैं। तो संगम वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? प्रौढ़ देवराय थे। उपाधि क्या दी जाती है प्रौढ़ देवराय को? तो गज बेटकर का अर्थ क्या होता है? हाथियों का शिकारी। तो प्रौढ़ देवराय को उपाधि दी जाती है गज बेटकर की, जिसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। दक्षिणापथ चक्रवर्ती की भी उपाधि दी जाती है प्रौढ़ देवराय को। विजयनगर साम्राज्य को गुलबर्गा से श्रीलंका और तेलंगाना से केरल तक विस्तारित किया था प्रौढ़ देवराय ने। प्रौढ़ देवराय के सेनापति कौन थे? तो लंकना दानदेशा ये सेनापति थे प्रौढ़ देवराय के। अब दोस्तों महत्वपूर्ण राजा में कृष्ण देवराय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने जो शासन किया कृष्ण देवराय ने 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। विवरण देखते हैं दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा तुलुप वंश के थे दोस्तों ये कृष्ण देवराय को दोस्तों आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज आंध्र भोज। बहमनी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उन्हें जांच के दायरे में रखा कृष्ण देवराय ने। मोहम्मद शाह को मुक्त कर दिया और यवनजर प्रतिष्ठापनाचार्य की उपाधि धारण करी। किसने करी? कृष्ण देवराय ने। मनु चरित्रम के लेखक कौन है? कृष्ण देवराय। अष्ट दिग्गजों में सबसे महान थे। उनका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर, कृष्ण देवराय का साम्राज्य कहाँ था दोस्तों? उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम में अरब सागर तक कृष्ण देवराय का साम्राज्य था। उनका पुर्तगालियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था, मतलब अच्छे संबंध थे कृष्ण देव के पुर्तगालियों से। और दोस्तों कृष्ण देवराय को अमुक्ता माल्यद अर्थात क्या होता है? राजनीति पर तेलुगु काम और जंबावती कल्याणम संस्कृत नाटक लिखा है दोस्तों। क्या क्या नाटक लिखा है कृष्ण देव ने दोस्तों? अमुक्त माल्यद और जंबावती कल्याणम पुस्तक लिखी है इन्होंने। कृष्ण देव राय एक महान निर्माणकर्ता थे। कृष्ण देव राय ने दोस्तों हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। ध्यान में रखना है दोस्तों, हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी दो मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने करा। तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल भाषा के विद्वान कवि थे कृष्ण देव राय। उनके शाही कृष्ण देव राय के शाही दरबार में 8 प्रतिष्ठित विद्यमान थे, जिसको कि दोस्तों अष्ट दिग्गज कहते थे। अपनी रानी नागल देवी की याद में कृष्ण देव राय ने नागालपुरम नामक एक नया शहर बसाया था। अन्य उपाधि क्या क्या है दोस्तों? क्या क्या इनको उपाधि मिली कृष्ण देव राय को? तो आंध्र भोज और आंध्र पितामह कहा जाता है कृष्ण देव राय को। अब देखते हैं दोस्तों कृष्ण देव राय के अष्ट दिग्गज कौन कौन थे। इंपॉर्टेंट रहता है ये दोस्तों। तो 8 विद्वानों के एक समूह ने कृष्ण देव राय के दरबार को सुशोभित किया। और वो थे कौन कौन थे दोस्तों? 8 दिग्गज, जो अष्ट दिग्गज या अष्ट विद्वान जो थे। पहला जो विद्वान था दोस्तों वो अलसा निपेडना। तो ये क्या थे दोस्तों? मनु चरित्रम के लेखक थे अलसना निपेडना। उन्हें आंध्र कविता पितामह के नाम से भी जाना जाता है, अलसना निपेडना को। सेकेंड अष्ट दिग्गज हैं दोस्तों नंदी तिम्मन जो थे दोस्तों ये परिजाता पहरणम के लेखक थे। और तीसरे दिग्गज जो थे दोस्तों वो थे
माध्यगिरी मल्लन थे। और चौथे दिग्गज जो थे दोस्तों धुर्जटी। पांचवें दिग्गज थे आयल रुजु, रामा भद्रुदु, ये थे पांचवें दिग्गज। और छठे दिग्गज जो थे दोस्तों वो थे पिंगली सुरन। और सातवें दिग्गज रामचंद्र थे। और आठवें दिग्गज तेनाली राम कृष्णा थे। अब शासन व्यवस्था देखते हैं, कृष्ण देव राय के समय शासन व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों इनके समय राजा को कार्यकारी, न्यायिक और विधायी मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था। सिंहासन का उत्तराधिकार वंशानुगत था। प्रशासनिक इकाइयाँ इस प्रकार विभाजित थी। प्रशासनिक इकाइयाँ कैसी विभाजित थी कृष्णदेव के राय समय में? तो मंडलम होता था। मंडलम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रांत होता है। फिर बलनाडु होता था। बलनाडु का अर्थ होता है जिला होता है। परगना होता था। परगना का अर्थ होता है नाडु, है ना। और मेलाग्राम का अर्थ होता है दोस्तों गांव का समूह। और उर होता था। उर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ग्राम होता है। ध्यान में रखना चीजें। और मंडलेश्वर या नायक मंडलम के गवर्नर थे। तो गवर्नर को क्या कहते थे दोस्तों? मंडलेश्वर या नायक मंडलम। उनके पास काफी स्वायत्तता थी। छोटे मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने का अधिकार था मंडलम को, है ना, गवर्नर को अर्थात। और नए कर लगाने या पुराने कर को हटाने का अधिकार था। आय के स्रोत क्या थे दोस्तों इनके समय, कृष्णदेव राय के समय? तो भूमि राजस्व से आय प्राप्त की जाती थी। श्रद्धांजलि और जागीरदार और सामंती प्रमुखों से उपहार, बंदरगाहों पर सीमा शुल्क और विभिन्न व्यवसायों पर कर से आय प्राप्त की जाती थी। सेना में दोस्तों क्या होते थे? सेना में घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाने और हाथी शामिल थे कृष्णदेव राय के समय में। नयनकर प्रणाली होती थी। नयनकर प्रणाली क्या होती है? सेना के शीर्ष स्तरीय अधिकारियों को नायक या पोलीगार के रूप में जाना जाता था कृष्णदेव राय के समय। उन्हें उनकी सेवा के बदले जमीन दी गई जिसे अमरम कहा जाता था। अमरम किसको कहा जाता था दोस्तों? तो सेवाओं के बदले दी जाने वाली जमीन को अमरम कहते थे कृष्णदेव राय के समय में। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मन्यम क्या होता था? तो मन्यम कर मुक्त भूमि थी। मन्यम का अर्थ क्या था? मन्याम का अर्थ कर मुक्त भूमि होता था। अयंगर 12 पदाधिकारियों का एक निकाय था। अयंगर क्या होते थे दोस्तों? ग्राम मामलों का संचालन किया करते थे। अब दोस्तों सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हैं कृष्णदेव राय के समय। तो संगम शासक मुख्यतः सेब और विरूपाक्ष उनके पारिवारिक देवता थे। प्रमुख सोने का सिक्का बराह या पेगोडा था। बराह का आधा पेतरा था, जबकि फेनम बराह का 10वां था। तो बराह का आधा क्या होता था दोस्तों? पेतरा होता था। और फेनम जो सिक्का होता था वो क्या होता था? बराह का 10वां हिस्सा था। टार एक चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल क्या दोस्तों? तांबे का सिक्का होता था। निर्यात की मुख्य वस्तुएं कपास, रेशम, मसाले, चावल, नमक और चीनी थी। आयात की मुख्य वस्तुएं घोड़े, मोती, तांबा और मूंगा आदि शामिल थे। तो दोस्तों ये एक कारण था जिससे क्या है, पुर्तगालियों से अच्छे संबंध का कारण क्या था दोस्तों? कि आयात निर्यात होता था कृष्णदेव राय के समय में, है ना। इस कारण से भी पुर्तगाली से अच्छे संबंध थे। जहाज निर्माण की कला विकसित हो चुकी थी। अब महिलाओं की स्थिति को देखते हैं दोस्तों कृष्णदेव राय के समय में। तो महिलाओं ने एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया और साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने भी लड़ाई में भाग लिया भाई। और मध्यकालीन भारत में यह एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसने महिलाओं को राज्य सेवाओं में नियुक्त किया था। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया था। अब सांस्कृतिक योगदान देखते हैं दोस्तों। तो विजयनगर वास्तुकला,
की मुख्य विशेषताएं मंदिर परिसर में नक्काशीदार स्तंभों के साथ लंबा राय गोपुरम या प्रवेश द्वार और कल्याण मंडप का निर्माण था। क्या है दोस्तों? राय गोपुरम या प्रवेश द्वार और कल्याण मंडप का निर्माण था। स्तंभों पर मूर्तियां विशिष्ट विशेषताओं के साथ नक्काशी हुई थी। घोड़ा इन खंभों में पाया जाने वाला सबसे आम जानवर था। हम्पी में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण विट्ठल स्वामी पत्थर का रथ और हजारा रामास्वामी मंदिर है। कांचीपुरम में बरदराजा और एकनबरेश्वर मंदिर था। विभिन्न भाषाएं दोस्तों क्या क्या थी, लैंग्वेज क्या क्या थी विजयनगर साम्राज्य में? तो संस्कृत थी, तेलुगु थी, कन्नड़ थी और तमिल क्षेत्रों में पनपी थी। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों को देखते हैं दोस्तों। तो इब्ने बतूता दोस्तों, इब्ने बतूता की पुस्तक क्या है? किताब का नाम क्या है? इब्ने बतूता की पुस्तक का नाम रिहाला। क्या है दोस्तों? रिहाला। इब्ने बतूता दोस्तों मोरक्को देश के थे। और शासक कौन था इनके समय में जब ये आए थे विजयनगर में? तो हरिहर फर्स्ट थे शासक, हरिहर पहले शासक थे, हरिहर फर्स्ट। फिर है दोस्तों निकोलो कंटी, ये दोस्तों इटली के यात्री थे निकोलो कंटी, और देवराय फर्स्ट के समय आए थे। अब है दोस्तों अब्दुल रज्जाक, ये फारस के यात्री थे, यात्री बोल लो या फिर लेखक बोल लो, है ना, क्योंकि वर्णन से ही हमको इनके बारे में पता पड़ा है जो जो इन्होंने वर्णन किया। तो ये देवराय सेकंड के समय आए थे अब्दुल रज्जाक। फिर है दोस्तों आफानासी निकितिन, ये जो थे रशिया के यात्री थे और विरूपाक्ष राय के समय आए थे। फिर लुडविको डी बार्थेमा, ये जो थे इटली के यात्री थे और कृष्ण देव राय के समय आए थे। और दुर्वाते बारबोसा, ये पुर्तगाली यात्री थे और कृष्ण देव राय के समय आए थे। यात्री बोल लो या फिर लेखक बोल लो। फिर है दोस्तों डोमिगोस पायस, ये जो है दोस्तों ये पुर्तगाल यात्री थे और कृष्ण देव राय के समय आए थे। और नूनिज यात्री है दोस्तों एक, ये नूनिज जो थे पुर्तगाली थे और अच्युत देव राय के समय आए थे। और मार्को पोलो जो थे दोस्तों बेनिस थे, राजा तो नहीं दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों हम अगली क्लास में बहमनी साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। बहमनी साम्राज्य जो कि 1347 ईस्वी से लेकर 1525 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को घंटी का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये हमारी मध्यकालीन भारत की मिडिवल इंडिया की सेकेंड क्लास थी और हिस्ट्री की ये दोस्तों 5th क्लास थी। तो दोस्तों अब अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें कि हम बहमनी साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।